वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद साहब, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी काबीना में बहुत कम वज़ीर ऐसे हैं जो बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी में इतनी जुर्रत है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। अब आज जो बाकायदा एक फ़ैसला हुआ है कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही होंगे, बावजूद इसके कि अपोजिशन ने इस पर एतराज़ किया, इसकी न्यूट्रलिटी पर, इसकी गैर जानिबदारी पर उन्होंने सवालात उठाए। अगर मैं आपसे राय पूछूं कि अपोजिशन का क्या ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है कि अजमत सईद वो शख्स है, जब मुआहदा हुआ 2000 में, उस वक्त पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो, फिर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा थे जिनको नवाज शरीफ ने नाअहल करार दिया था। तो बात यह है कि इमरान खान ने हमेशा न्यूट्रल एम्पायर की बात की है, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की बात की है। तो आपको नहीं लगता कि इस एतराज़ को दूर होना चाहिए था? वो कहते हैं इस कमीशन की जो भी फाइंडिंग होंगी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये बंदा न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, पहली तो ज़रा हमें रिकॉर्ड में इस्लाह करनी चाहिए। जब 2000 में ये ब्रॉडशीट का जारी हो रहा था ये सिलसिला, अजमत सईद साहब जो थे वो प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं थे, बल्कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल कभी भी नहीं रहे थे आपके, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जिनका केसेस आए, लेकिन वो बहुत बाद में हुए, उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा जो आपने कहा कि वो JIT का, वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने JIT फॉर्म की, इस फार्मूले के ऊपर तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब हों, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसन साहब हों, और कई दर्जन हाई कोर्ट के जजेस सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बकौल इस क्राइटेरिया के ऊपर जो अपोजिशन सेट करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ज़्यादातर एतराज़ात हैं अपोजिशन के वो बड़े गैर संजीदा हैं, और स्पेशली हम समझते हैं कि एक ऐसी अपोजिशन जो सेनेट के इंतखाबात को भी शफाफ बनाने के लिए बातचीत करने को तैयार ना हो, एक ऐसी अपोजिशन जिसके साथ जब राब्ता किया जाए कि पार्लियामेंट चलाने के लिए बैठते हैं तो वो कहें कि वो मिन्नतें कर रहे हैं। तो इतनी गैर अपोजिशन से आप क्या तवक्को करेंगे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी इस्लाह-ए-कार में? चलिए अपोजिशन के एतराज़ात को एक मिनट के लिए साइड पर रख दें। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जब इन्वेस्टिगेशन ही इस चीज़ पर होनी है कि मुआहदा हुआ कैसे, मुआहदा फिर ख़त्म क्यों हुआ, क्या इसकी वजूहात थी, तो ऐसी शख्सियत जो उस वक्त नैब का हिस्सा थी उससे तो खुद पूछा जाना चाहिए, उसको तो खुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए। तो अगर उसी शख्सियत को सरबराह लगा देंगे कमीशन का, तो डू यू थिंक कि साफ शफाफ और प्योर और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी? मेरा ख्याल है आपने पिछले मेरे सवाल का जवाब सही तरह नहीं सुना। मैंने आपको यही अर्ज किया है कि जो ब्रॉडशीट का मामला जब नैब तय कर रहा था, अजमत सईद साहब का नैब से कोई ताल्लुक नहीं था, और दूसरी बात यह है कि अजमत सईद साहब का नैब से किसी तौर के ऊपर भी प्रोसिक्यूटर जनरल का या इस मुआहदे से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, और मुझे नहीं पता आपको किसने ये बात कह दी है। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस अजमत सईद हैं वो एक बहुत ही इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, उनकी जो तारीफ़ है वो उनके मुखालिफ भी करेंगे, और बहैसियत जज और इससे पहले एक कॉर्पोरेट लॉयर के तौर के ऊपर उनका जो इज़्ज़त और एहतराम है वो बड़े कम और लॉयर्स के पास है। सो जो आपकी मालूमात है जिसके ऊपर आप ये थीसिस बना रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। फवाद साहब, आप तो बिल्कुल एक नई बात बता रहे हैं। अपोजिशन भी पिछले 4-5 दिन से यही जो है ना वो मुद्दा बयान कर रही है कि उस वक्त जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद थे वो नैब का हिस्सा थे, प्रोसिक्यूटर जनरल थे। आप तो बिल्कुल एक नई बात बता रहे हैं। सहाफ़ी रोज़ शिबली फराज साहब से ये सवाल पूछते हैं, कोई तरदीद नहीं कर रहा, आप इसकी तरदीद कर रहे हैं, मीडिया पर यही चल रहा है, कहीं से इसकी तरदीद नहीं आई है। मैं जो तरदीद कर रहा हूँ आपके सामने, और अच्छा, जिन टेलीविजन प्रोग्राम पे चल रहा है उनको भी चाहिए अपनी तहकीक करें। अच्छा, तो ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है कि इसमें बड़े बड़े जर्नैलों के भी नाम आते हैं, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ को भी फिर इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। बात ये है कि मुशर्रफ साहब को तो खैर अपोजिशन को ज़ाहिर फोबिया है जिन चंद लोगों के ऊपर, स्पेशली PMLN को, उनमें मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं। हर इन्वेस्टिगेशन में उनको तो क्या शामिल करना है। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, ये 2000 में ये मुआहदा जो है ब्रॉडशीट का नाब के साथ हो रहा था। हाँ। उस वक्त जनरल अमजद थे चेयरमैन नाब के। हाँ। उसी दौरान मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दरमियान नवाज शरीफ साहब का और मुशर्रफ साहब का मुआहदा हो गया। हाँ। जिसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक के लोग भी शामिल थे, और सारी फैमिली जो है वो अपने केसेस को यहीं पर छोड़ के
जहाज में बैठी और सऊदी अरेबिया रवाना होगी। उसके बाद नैब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त की गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उस मामले से, लिहाजा वो लिंगर ऑन होता रहा। 2007 में 7-8 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने 8-9 में इन्होंने एक पेमेंट की एक फ्रॉड कंपनी को। अब देखना यह है कि उस फ्रॉड कंपनी को पेमेंट कैसे हो गई और उस वक्त की हुकूमत के कौन से लोग मुलव्वस थे। फिर 2011 में ये केस जो है वो शुरू हुआ, जो 2016 में कंक्लूड हुआ जब पीएमएलएन की हुकूमत थी। उसके खिलाफ अपील 2018 में डिसमिस हुई, इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी। क्वांटम यानी कितने पैसे पे करने हैं वो तय हुआ पीएमएलएन की हुकूमत से। सारा केस जो कंक्लूड हुआ शुरू से लेके अब तक, शुरू पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ या मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, उसकी लिटिगेशन पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई और जो कंक्लूजन है वो पीएमएलएन के दौर में हुई। तो ये सारी कड़ी जो है इसको पता करना जरूरी है। तो ये चीज शामिल है कि जो शहजाद अकबर साहब के साथ जो वफ्द गया, जो $1 अरब की इन्वेस्टिगेशन भी करवानी थी, लेकिन उस वफ्द के कौन से लोग थे जो डील की बातें करने लगे, अपने कमीशन की बातें करने लगे, रिश्वत देने की बातें करने लगे? क्या TORs में ये भी शामिल है कि उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंक्वायरी कमीशन है, तफ्तीश एक अलग मामला है, इंक्वायरी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है टेक्निक। इसकी जो TORs है वो है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कंक्लूजन, यानी शुरू होने से लेके कंक्लूजन होने तक जो सारे मामलात हैं वो एक कमीशन इन्वेस्टिगेशन उसकी इंक्वायरी जो है वो करेगा। तो जाहिर है कि उसमें बाकी सारे मामलात जो है वो भी शामिल हो जाएंगे और उसकी भी मामला जो है वो देखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मरियम बीबी किस बात पर कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन चैम्बर में आके हुकूमत मिन्नतें कर रही है? कौन लोग थे जो अपोजिशन चैम्बर में गए और अपोजिशन की क्यों मिन्नतें करेगी हुकूमत? लेकिन ये बात यह है कि आपके प्रोग्राम में भी और हर जगह मेरा तो मौका बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि हमें तो बातचीत शुरू करनी चाहिए। और यही जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो यही करती हैं एक अपोजिशन में। और ये हम वाइकिंग्स के दौर में या पुराने बादशाहों वाले दौर तो नहीं है ना कि एक दूसरे की गर्दनें ही काटनी है। तो आप फिर हैं कि अपने इश्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क आपको रियासत ने दिया हुआ है जिसको हम आइन कहते हैं, उसके तहत बैठते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। आप उस फ्रेमवर्क के तहत पार्लियामान के अंदर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है, वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल करती है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठेगी और वो तय करेगी कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलाएंगे। लिहाजा हमारी तरफ से जो डोगर साहब हैं, खटक साहब हैं, ये अपोजिशन से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आइए बैठिए, इस बार क्या देखना है, पार्लियामान कैसे चलानी है। अगर इसको आप मिलते कहेंगे, मरियम नवाज चूंकि खुद कभी काउंसलर भी नहीं रही हैं, तो शायद उन्हें फिर प्रोसीजर्स का, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस का पता नहीं है। अदरवाइज इसको मिलते नहीं कहते, इसको राब्ता करना कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको भी याद होगा पिछले 3-4 दिन से खबर चल रही थी, 92 न्यूज़ ने ब्रेक की थी, रात मैंने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, इस्लामाबाद के F9 पार्क को जो प्लेज करवाने का मसला था, इसके एवज कर्ज लेने का जो मामला था, आज समरी मंजूर नहीं हुई कैबिनेट के सेशन में। क्या वाकई बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद क्लब को प्लेज करने की बातें हो रही है, उसके एवज जो है वो कर्ज लेने की बातें हो रही है, और इस पर एतराज़ात क्या थे? और वाकई प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये मामला कैसे आया, तजवीज़ किसने दी, कौन समरी लेकर आया? नहीं, ये मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि आप और मैं सुकूक बॉन्ड्स के ऊपर बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। होता ही है बेसिकली, जो मैंने समझ आई है जो मुझे, वो ये है कि आप जो, चूंकि अगर हम कोई लोन लें जिसके पीछे कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई ज़र जमानत ना हो, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा उसको कंप्लाइंट करने के लिए स्कूक बॉन्ड का तरीकाकार अपनाया जाता है और एक अलामती तौर के ऊपर पीछे ज़र जमानत रखा जाता है। तो ये जो ना F9 पार्क हो या इस्लामाबाद क्लब हो, ये एक अलामती तौर के ऊपर, ज़र जमानत के तौर के ऊपर जाहिर होता है कि वो उसके पीछे जो है वो एक अलामती तौर के ऊपर वो मौजूद है, वो प्रॉपर्टी और उसकी जो है वो, ताकि एक शरिया कंप्लायंस हो सके। और वो ही उसी के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो किया था। अगर अलामती तौर पर ही करना है तो फिर F9 पार्क क्यों नहीं, फिर इस्लामाबाद क्लब की बात क्यों की गई? यही PM साहब का ये ख्याल था कि चूंकि मीडिया के ऊपर
परसेप्शन जो है वो ये बन गई हैं कि ये कोई F9 पार्क जो है को गिरवी रख रहे हैं या दे रहे हैं, तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो केटर करे लोगों को। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के फैसले करे। तो ये पॉपुलर मूव नहीं है, लिहाजा इसको चेंज करें।